वेलकम एवरीवन टू जेई वाला। आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो स्टूडेंट आज ये देख रहे होंगे और पिछला लेक्चर छूट गया होगा तो नीचे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लें और फिर उसके बाद ये लेक्चर को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। द 60 kg लैम्प इज सपोर्टेड बाय 2 केबल AB एंड BC एज शोन इन फिगर। ये फिगर हम लोग को दिया हुआ है ABC। इस लैंप का वेट 60 kg है। इफ AB इज ऑफ, ये AB केबल, AB इज ऑफ 10 मिलीमीटर डायामीटर एंड BC इज ऑफ 8 मिलीमीटर डायामीटर, BC ये केबल, द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इन ईच केबल विल बी। तो मतलब हम लोग से पूछ रहा है कि केबल AB और केबल BC ये दोनों में एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ नाम जो यहाँ बोल रहा है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस, तो इसमें हम लोग को कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस ही है। तो ये केबल जो हैंग कर रहा है ये लैंप केबल से, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस ही प्रोड्यूस होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस AB में और BC में सिंपली निकाल देना है। तो इसको निकालने के लिए पहले इसका हम लोग छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पर BC केबल हो जाएगा, ये C, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया A, और नीचे में वेट हैंग करेगा। तो वेट इक्वल टू mg, लैंप का वेट mg, m 60 kg, तो 60 इंटू G न्यूटन नीचे लग रहा है। एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री एंगल दिया ही हुआ है। ये एंगल कितना होगा, तो ये डायग्राम से यहाँ 3, 4, 5 दिया हुआ है। तो इस डायग्राम से अगर देखें तो ये अगर मान लेते हैं थीटा अगर है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, 3 परपेंडिकुलर और 4 हो गया इसमें बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो क्या कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4 ये आ जाएगा 36.869। तो 869 है तो 7 कर देते हैं, तो ये एंगल 36.87 हो गया। अब बाकी का जितना भी एंगल बचा हुआ है वो सब एंगल निकाल लेते हैं। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितना होगा, तो ये पूरा एंगल हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 36.87, 180 माइनस 36.87 माइनस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 83.13 डिग्री। ये अब इसके बाद हमको टेंशन जो है इसमें, इसको अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं TBA, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं TCB, तो ये निकालना है। पहले TBA और TCB निकाल लेंगे। तो अब चूंकि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो कैसे निकालेंगे, तो दो तरीका निकालने का यहाँ पर है। पहला तरीका क्या होगा, तो एक तो तुम इसको रिसॉल्व करके भी निकाल सकते हो कि इक्विलिब्रियम का इक्वेशन होता है समेशन fx इक्वल टू 0 समेशन fy इक्वल टू 0। दो अननोन TBA और TCB, दो इक्वेशन इससे निकल जाएगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो शॉर्ट करने के लिए हम लोग को इक्विलिब्रियम में एक और तरीका है ये निकालने का। ये 3-4 सिस्टम है, 3-4 सिस्टम। अगर लैम्यूज थ्योरम इसमें लगा देंगे तो इजीली एक ही बार में तीनों निकल जाएगा। तो लैम्यूज थ्योरम लगाने से पहले ध्यान रखना है क्या चीज हम लोग इसमें थोड़ा सा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, तो लैम्यूज थ्योरम को थोड़ा सा समझ लो। लैम्यूज थ्योरम का नियम है, कंडीशन
कि इट इज वैलिड ओनली फॉर 3 फोर्स। तो पहले चेक करो कि 3 फोर्स है कि नहीं। तो 1 2 3 3 फोर्स है, पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन लैमिज थ्योरम का क्या है, दूसरा कंडीशन, तो ऑल द 3 फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड आइदर टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी क्या बोल रहा है कि ये लैमिज थ्योरम कि अगर 3 फोर्स रहेगा तो या तो वो पॉइंट की तरफ आते हुए तीनों रहे या तीनों पॉइंट से दूर जाते रहे। तो इसमें क्या हो रहा है, तीनों फोर्स पॉइंट से दूर जा रहा है, तो दूसरा कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा कंडीशन, द 3 फोर्स सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये हैंग कर रहा है, नीचे नहीं गिरा, दैट मीन्स दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये सिचुएशन बता रहा कि अगर ये केबल ए बी और बी सी लैंप का वेट को कैरी कर रहा है, दैट मीन्स टेंशन इन केबल ए बी, टेंशन इन केबल बी सी, वेट ऑफ द लैंप, ऑल द 3 आर इन इक्विलिब्रियम। तीनों क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो हम लोग लैमिज थ्योरम को लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो थोड़ा छोटा ही में हम लोग चलेंगे। तो अप्लाइंग लैमिज थ्योरम याद रखने के लिए हम यहाँ पर कुछ बात लिख देते हैं। हालांकि अगर तुम बनाओगे नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर्कल को जो है सेट करना रहता है। अप्लाइंग लैमिज थ्योरम क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा, टी बी ए बाय इसके ऑपोजिट वाला एंगल, तो 36.87 प्लस 90 डिग्री, ये पूरा एंगल ले आएगा। ये पूरा एंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 36.87, ये हो जाएगा साइन 126.87 इक्वल टू TBC बाई TBC, ये हो गया। तो ये पूरा एंगल लिया आएगा। तो क्या है ये पूरा एंगल, साइन 60 प्लस 90 150 इक्वल टू mg, तो 60g बाई ये एंगल 83.13 साइन 83.13 डिग्री। ये लिख करके छोड़ दो। हमको क्या निकालना पूछ रहा है, ये स्ट्रेस पूछ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं इसको यहाँ सॉल्व करने का, सीधा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सिग्मा बी ए या सिग्मा ए बी या केबल टेंशन इन केबल ए बी, जो तुमको लिखना है लिख सकते हो। तो सिग्मा ए बी इक्वल टू टी बी ए बाई एरिया किसका, ए बी का ले लेंगे, ए बी केबल का। तो टी बी ए क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देख लो क्या हो जाएगा टी बी ए, तो टी बी ए हो जाएगा 60 इंटू जी और ये ऊपर चला जाएगा साइन 126.87 इसके नीचे में ये डिवाइडेड है, तो साइन 83.13 डिग्री। नीचे में यहाँ एरिया दिख रहा है, तो एरिया को लिख देंगे क्या चीज, चूंकि डायामीटर दे रहा है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी कितना है केबल का, तो 10 मिलीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये मिलीमीटर में है, ऊपर 60g न्यूटन में है, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, तो 60 इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू साइन 126.87 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू साइन 83.13, तो ये हो जाएगा 6.03 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरीका से सिग्मा बी सी क्या हो जाएगा, टी बी सी बाई एरिया ऑफ केबल किसका, बी सी का। तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही टी बी सी
60G इंटू साइन 150, 60G 60 इंटू 60G ही लिख देते हैं, साइन 150 होल डिवाइडेड बाय π/4, इसका डायामीटर 8 है तो 8 का स्क्वायर इंटू साइन 83.13। देखते हैं ये कितना आता है, तो ये हो गया 60 इंटू 9.81 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू साइन 83.13, तो ये आ जाएगा 5.897 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब ऑप्शन थोड़ा सा हम लोग मिला लेते हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर में हम लोग को एक आया 6.03, 5.89, ऑप्शन ये नहीं है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, डी नन दिख रहा है। तो यहाँ पर सब राउंड फिगर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो सबसे करीब रहेगा उसको, तो 6.03 इक्विवेलेंट है कितना का, तो 6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का। 5.89 भी इक्विवेलेंट है कितना का, 6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का। तो किसको टिक मार देंगे, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये है, इस तरह से और भी क्वेश्चन आएगा इसमें, और तो हर 3-4 क्लास के बाद टेस्ट जाएगा जिसमें 25-30 क्वेश्चन रहेगा, और उसको सॉल्व करना है और कमेंट में दे देना है आंसर। अगर कमेंट में नहीं दिए तो हम यहाँ उसके बाद वाला क्लास में उसको सॉल्व भी करेंगे, तो यहाँ से भी मिला सकते हो। तो अब हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रेन। हाँ, तो स्ट्रेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्ट्रेन हम लोग किसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ लिख भी दिए हैं तुम लोग को देखने के लिए। तो क्या चीज लिखे हैं देख लो, वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट विल टेंड टू चेंज द बॉडी शेप एंड साइज। हम लोग जानते भी हैं कि जब भी किसी भी बॉडी पे चाहे ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो चाहे कम मैग्नीट्यूड हो, बॉडी चाहे बहुत मजबूत हो या बहुत वीक हो, डिफॉर्मेशन सब में होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन शेप एंड साइज। ये डिफॉर्मेशन परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ द मटेरियल। इसीलिए जब डिफॉर्मेशन बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि द डिफॉर्मेशन विल बी परमानेंट या डिफॉर्मेशन विल बी टेम्पोररी। ये कौन डिसाइड करेगा, तो नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल इलास्टिक है तो जब तक लोड रहेगा तब तक डिफॉर्म रहेगा, लोड हटा डिफॉर्मेशन हट गया। लेकिन अगर प्लास्टिक मटेरियल है जैसे एल्युमिनियम, तो लोड पड़ा तो डिफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही लोड हटा तो इसका डिफॉर्मेशन गैप नहीं होगा। तो डिफॉर्मेशन से ये नहीं समझना कभी भी कि ये परमानेंट होगा तभी स्ट्रेन बोलेंगे और टेम्पोररी होगा तो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। यानी हम लोग को ये मतलब रखना है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स पड़ेगा तो उसके ऊपर में या उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दिस चेंज आर रिफर्ड एज डिफॉर्मेशन, समटाइम्स इट मे बी हाई और समटाइम्स अननोटिसेबल। तो ये अब डिफॉर्मेशन, अगर कोई बहुत हाईली इलास्टिक मटेरियल है तो उसमें ये डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कोई अगर प्लास्टिक मटेरियल है या स्ट्रॉन्ग मटेरियल है या लेस इलास्टिक मटेरियल है तो उसमें ये डिफॉर्मेशन कम भी हो सकता है। तो कम में अगर बहुत कम हो गया तो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो बोलोगे तो तुम ही लोग जैसे आप बेंच पे बैठते हो तो उसमें आप बैठ गए तो लग तो नहीं रहा कि डिफॉर्म किया है, लेकिन वो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन दैट डिफॉर्मेशन इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बेंच पर बैठे तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, हुआ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस। ये चीज हो गया। आगे जो होता है इसमें क्या है, सो टू डिस्क्राइब द डिफॉर्मेशन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन। यानी यही डिफॉर्मेशन को बताने के लिए हम लोग किसका कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, स्ट्रेन का। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि स्ट्रेन इज द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये एक तरह से डिफॉर्मेशन को मेजर कर देता है कि कितना चेंज हुआ।
ये चेंज लेंथ में भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, शेप में भी हो सकता है। ये भी हम लोग इसमें देखेंगे शियर स्ट्रेन, जिसमें सिर्फ शेप ही चेंज होता है। तो लेंथ और ब्रेथ या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया या वॉल्यूम ही को नहीं समझना है, कल ये चेंज शेप में भी आ सकता है। डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप, इसको भी हम लोग बोलते हैं कि ये डिफॉर्मेशन है। तो क्या है इसका एक्चुअल डिफिनेशन? तो देखो सिंपल सा डिफिनेशन है, हेंस द इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन। इलोंगेशन मीन्स चेंज लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज इन द लेंथ। तो क्या बोल रहा है? हेंस इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट मेजरमेंट का बात किए थे, इसीलिए पर यूनिट लेंथ हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। यानी स्ट्रेन क्या हो गया? तो स्ट्रेन इज द इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन, एंड नहीं और, एक बार में एक ही चीज होगा, या तो इलोंगेट होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, बॉडी का लेंथ छोटा हो रहा है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे दबाएंगे लेंथ कमेगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। इलोंगेशन खींच रहे हैं तो ये, तो जब तुम फोर्स लगाओगे तो इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन ये बोलना है, चाहे इलोंगेशन ही होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कोई भी एक फोर्स एक बार में एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इलोंगेट भी इसको करा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहा है। इसीलिए ये ध्यान से बोलना है, क्या चीज? कि इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं? तो मैथमेटिकली डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल डिनोट किस चीज से कर रहे हैं? तो डिनोट स्मॉल ई से करते हैं जनरली स्ट्रेन को। और इसका अगर यूनिट का बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? तो स्ट्रेन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं वो डेल्टा एल बाई एल है। डेल्टा एल का यूनिट क्या होगा? तो डेल्टा एल क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका यूनिट मीटर हो गया, नीचे लेंथ है, इसका भी यूनिट मीटर हो गया, तो मीटर मीटर कैंसिल। अगर तुम फीट में लोगे तो चेंज इन लेंथ अगर फीट में है तो ओरिजिनल लेंथ भी फीट में होगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर में लोगे तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी नीचे ऊपर दोनों सेम यूनिट में होगा। और एक चीज तुमको हम बता देते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ते हैं उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में लिखते हैं। आखिर क्यों लिखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में? ताकि उस क्वांटिटी का मेजरमेंट हो सके कि एक्चुअल में ये कितना होगा, इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, तो ये भी चलो जान ही लिए। तो यूनिट में यहाँ लिख दिए हैं नो यूनिट, और जब यूनिट जिस क्वांटिटी का नहीं होता है उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, तो इसीलिए डायमेंशन में यहाँ क्या लिखा हुआ है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कई जेई एग्जाम में आ चुका है। क्या क्वेश्चन आता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो याद रखना है इस बात को कि उसका आंसर स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन लेस पूछे या यूनिट लेस पूछे तो इसमें स्ट्रेन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख रहे हैं। क्या इसमें है? द रॉड ऑफ लेंथ L मीटर एक्सटेंड बाय L मिलीमीटर अंडर ए फोर्स P, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द रॉड विल बी। तो स्ट्रेन का हम लोग फॉर्मूला क्या देखे हैं? E इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यहाँ क्या है? तो एक्सटेंड बाय, तो एक्सटेंड बाय मतलब चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ अगर ये एल है तो एक्सटेंड ये हुआ तो ये हो गया एल मिलीमीटर और ये हो गया एल मीटर, तो ये हो गया चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हो गया एल मिलीमीटर और ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल मीटर। तो दोनों यूनिट अलग अलग हो गया। हम लोग बात क्या किए थे कि और एक यूनिट में कर देना है, तो एल मिलीमीटर को हम लोग अगर मीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.001 एल मीटर डिवाइडेड बाय एल मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो आंसर विल बी 0.001 स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो
तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो बी नंबर में है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हम लोग का इसमें। तो यूनिट सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आगे जो सब्जेक्ट शुरू होगा हाइड्रोलिक्स, उसमें हम लोग को ये दिक्कत करता है कि यूनिट एक जैसा नहीं देता है। तो यूनिट हमेशा ध्यान से देखना है कि यूनिट में कैसे दिया हुआ है और यूनिट को सही कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, यूनिट पूछ रहा है स्ट्रेन का, तो हम लोग तो जानते हैं स्ट्रेन का 9 यूनिट है। तो यहाँ मीटर है, फीट है, सेंटीमीटर है, इसमें से कुछ भी यूनिट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन कितने प्रकार से बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है। तो पहला स्ट्रेन हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेन। हाँ, तो पहला इसमें हम लोग का कौन सा स्ट्रेन है, तो नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन किसको बोलते हैं, तो इट इज ए मेजर ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन द बॉडी। मतलब क्या हो गया नॉर्मल स्ट्रेन, तो देखो ये हम लोग के पास में एक बॉडी ले लिया गया है। यहाँ पर फोर्स क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मली लग रहा है, ये नॉर्मली लग रहा है। तो इसके कारण नॉर्मल फोर्स के कारण जो चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होगा, तब जो हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे दैट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसको बोलेंगे तो ये टेंसाइल है पर्टिकुलर। तो नॉर्मल स्ट्रेन का 2 टाइप हो जाता है, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। तो जैसे ये फोर्स इलोंगेट करवा रहा है, वैसे ही सेकेंड बॉडी में देखो ये इसको क्या करा रहा है, डिक्रीज करा रहा है। इसमें भी ये नॉर्मल ही लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को वही चीज ये बता रहा है कि मेजर पर यूनिट लेंथ ऑफ द इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ इलोंगेशन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कंप्रेसिव फोर्स और इलोंगेशन के लिए टेंसाइल फोर्स। तो ये दोनों स्ट्रेन हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेन है। यही चीज स्ट्रेस में भी हम लोग बोले थे कि टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेन है। तो यहाँ पर भी अगर E लिखेंगे तो E इक्वल टू डेल्टा L बाय L। यहाँ पर एक्चुअली में किसके कारण से बन रहा है, तो ये फोर्स के कारण से बन रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द एरिया। तो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, लाइन सेगमेंट बोल रहा है, तो लाइन सेगमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन सेगमेंट मतलब ये कहने का मतलब ये एक्सिस वाला लाइन को ले रहा है। तो ये लाइन अगर बढ़ा तो होल बॉडी का लेंथ बढ़ेगा, ये लाइन अगर डिक्रीज किया तो होल लेंथ को डिक्रीज करेगा। तो तुम लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, नहीं तो तुम बॉडी का लेंथ भी बोल सकते हो, दोनों को तुम यूज कर सकते हो। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, जैसे इसके अब आएगा इसमें न्यूमेरिकल, जिसमें हो सकता है कि कंपोजिट बॉडी रहे, 2-3 बॉडी रहता है। तो उसमें क्या होता है कि किसी पोर्शन में टेंसाइल प्रोड्यूस होता है, किसी में कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो अब साइन का भी एक इसमें बात हो जाता है। तो साइन अगर देखेंगे तो साइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग क्या फॉलो करते हैं, तो अगर इलोंगेशन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन को नेगेटिव लेना होगा। और इसलिए इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए इसमें प्लस हम लोग कर रहे हैं, और ये डिक्रीज हो रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग माइनस में रखते हैं। अदरवाइज तुम अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। यानी ये दोनों नेचर में चूंकि अलग है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को उल्टा साइन देते हैं। एक क्या कर रहा है, एक इंक्रीज करा रहा है, एक डिक्रीज करा रहा है। तो साइन कन्वेंशन में हम जो फॉलो करेंगे वो जनरली टेंसाइल स्ट्रेन को पॉजिटिव फॉलो करेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेन को निगेटिव फॉलो करेंगे। ये चीज है, ये कन्वीनियंट भी होता है। और चूंकि साइन कन्वेंशन जो है वो हम लोग को एक ही साइन कन्वेंशन पे प्रैक्टिस करना है, तो इससे एग्जाम में फायदा होता है। तो वो याद रहता है साइन कन्वेंशन कि ये कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का गलती होने का चांसेस डिक्रीज कर जाता है। अब बार बार साइन कन्वेंशन चेंज करते रहने से ये नेगेटिव लिए थे कि पॉजिटिव लिए थे, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ता है।
स्ट्रेस स्ट्रेन देखने में जितना सिंपल रहता है उतना ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब ये थोड़ा सा अपना हार्ड रूप में आएगा इसके बाद ये है, तो इसके बाद पढ़ने में भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, ये चीज़ हो गया। तो इसमें देखो दूसरा हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेन का, कि शियर स्ट्रेन किसको बोलते हैं। तो शियर का मतलब हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से बताए थे कि शियर मतलब स्लाइडिंग, नो चेंज इन द लेंथ, नो चेंज इन द ब्रेथ। सिर्फ क्या चेंज हो रहा था, तो हम लोग उसमें शेप देख रहे थे कि चेंज हो रहा था। तो यहाँ भी देखते हैं इसको कैसे हम लोग बोलते हैं, इट इज द चेंज इन द एंगल दैट occur between two line segment which were originally perpendicular to each other। यानी बोल रहा है कि शियर स्ट्रेन जो है वो चेंज इन द एंगल, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक 2D डायग्राम बनाए हुए हैं, ABC, AC और AB ये दो लाइन सेगमेंट है 90 डिग्री के एंगल में। अगर हम फोर्स लगाएं और इस एंगल में कोई बदलाव आ गया, चेंज आ गया, तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ दैट इज द शियर स्ट्रेन। सेकेंड डायग्राम में देखो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर फोर्स लगा तो ये इस टाइप से हम लोग का हो गया। तो क्या हुआ, ये एंगल 90 डिग्री से ये थीटा डैश में ये हमारा आ गया, इसीलिए यहाँ पर लिखे ए डैश सी डैश, ये ए डैश बी डैश, ये 90 डिग्री नहीं है। यही चेंज इन एंगल को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। अगर प्रैक्टिकली तुम अगर देखना चाहते हो कि शियर स्ट्रेन क्या है, तो जैसे हम ये यहाँ पे एक बुक लिए हुए हैं, तो देखोगे ध्यान से इसमें क्या है, तो देखो ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये दिखाई दे रहा है सबको, ये एंगल 90 डिग्री का ये बन रहा है। तो अब देखो शियर स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस होगा, नीचे का फिक्स रहेगा, इसको हम सिर्फ ऐसे फोर्स लगा दिए, तो अब देखो ये जो एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहा। तो यही चेंज इन एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शियर स्ट्रेन। अगर इसको लेके अगर डायग्राम बनाए तो हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये लेके डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम हम लोग का बनेगा, मार्कर थोड़ा सा बदल लेते हैं, ये डायग्राम हम लोग का इस टाइप से बनेगा। ये हो गया, नीचे में हम फिक्स करके पकड़े हुए थे तो ये हम इसको फिक्स कर दिए। इसके बाद जब हम इसको फोर्स लगाए, शियर फोर्स यहाँ पर लगाए, तो क्या हो गया, अभी तो ये 90 डिग्री में था तो ये वाला पोर्शन आगे घसक गया, ये भी आगे घसक के यहाँ आ गया। तो नंबरिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ओरिजिनल ये था, सी कहाँ चला गया सी डैश पे, डी कहाँ चला गया डी डैश पे। अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल हो गया फाई, ये एंगल हो गया फाई, यही चेंज इन एंगल। तो शियर स्ट्रेन को हम लोग ई एस लिखते हैं। तो ई एस अगर डिफॉर्मेशन से भी चले तो सी कहाँ चला गया था सी डैश पे, तो देख लेते हैं। तो सी सी डैश बाई ए सी, तो ये क्या है सी सी डैश क्या है, तो ये परपेंडिकुलर, ये छोटा सा ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो सी सी डैश परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो सी सी डैश बाई ए सी क्या हो जाएगा tan फाई। अगर इफ फाई इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, स्मॉल है, एंड इन रेडियन, और रेडियन में है, तब क्या होता है, देन tan फाई इक्वल टू फाई के बराबर या इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ लाइन में लिखा कि इट इज द चेंज इन द एंगल इन टू लाइन सेगमेंट। तो प्रैक्टिकली भी तुमको हम दिखला दिए कि कैसे लाइन सेगमेंट में चेंज हुआ। बुक का एग्जांपल को याद रखो कि यहाँ पर से इधर घसक गया था, देखो निकाल भी रहे हैं। तो हम लोग अगर बेसिक डिफिनेशन से चले कि डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल, तो चेंज क्या था, तो चेंज सी सी डैश था कि सी से सी डैश पे चला गया पॉइंट, और किस एज में था, तो एसी एज में था। तो इसीलिए चेंज में सी सी डैश, ओरिजिनल में एसी लिख दिए, तो tan फाई, तो ई एस इक्वल टू 5। तो ये डिफिनेशन को मैच कर रहा है।
तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि ई एस इक्वल टू फाई, दैट इज द एंगल चेंज। तो इसमें होता क्या है, तो शियर स्ट्रेन में कभी भी लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम, ये लेंथ ब्रेथ ये सब चेंज नहीं होगा, शेप चेंज होगा। तो शेप चेंज हुआ कैसे, तो देखो फिर से देख लो, ये ऐसे था, अब कैसा हो गया, तो ये इस टाइप का हो गया, शेप चेंज हो गया, लेंथ उतना ही रहा, ये भी उतना ही रहा, तो सिर्फ इसमें शेप चेंज होता है। तो कुछ अब इम्पोर्टेंट बात है, दो को पॉइंट नोट कर लोगे, क्योंकि इसमें भी हम नोट करा देते हैं जो इम्पोर्टेंट बात हमको लगता है, जो विच ऑफ द स्टेटमेंट जो ट्रू, जो क्वेश्चन आता है उसमें, या फिर अगर थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव आ गया तो उसमें हम लोग को ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट जो हम लोग का जो है वो ये पॉइंट है कि स्ट्रेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय स्ट्रेन, ऑलवेज फॉलोड बाय स्ट्रेन, ये बात बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रेस किससे प्रोड्यूस होता है, फोर्स से। और जब फोर्स लगेगा तो बॉडी डिफॉर्म करेगा, क्योंकि नेचर में परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई है ही नहीं, तो जिससे कि उसमें कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो। तो फोर्स लगा तो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया, और डिफॉर्म हुआ तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, इसीलिए स्ट्रेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय स्ट्रेन। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये भी एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्ट्रेन इज, ये भी हम लोग देखें कि स्ट्रेन जो है डायमेंशन क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो क्या देख रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट में हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो टाइप देखे हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेन किस चीज को इंडिकेट करता है, तो नॉर्मल स्ट्रेन जो है, नॉर्मल स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये हम लोग देखे हैं कि लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज नॉर्मल स्ट्रेन से प्रोड्यूस होता है, इसमें आता है। नॉर्मल स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट में शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन किस चीज को दिखाता है, तो शेप और साइज को चेंज में। शियर स्ट्रेन इज द, ऐसे ही लिख लो, शियर स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ चेंज ऑफ शेप, ऐसे बोल सकते हो, चेंज ऑफ शेप। हम लोग देखे भी हैं, शेप में चेंज, एंगल में चेंज होगा तभी प्रोड्यूस होगा। तो ये 4 पॉइंट है जो हम लोग को थोड़ा सा याद भी रखना होगा स्ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब जो हम लोग इसमें चालू करने वाले हैं, वो हम लोग इसमें चालू करेंगे हुक्स लॉ। हाँ, तो रॉबर्ट हुक जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड किया, क्या चीज, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये याद रखना है, 2 चीज इसमें याद रखना है कि ये जो हुक्स लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। और क्या इसमें सेकेंड कंडीशन है, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी हुक्स लॉ फुलफिल करता है जब तक मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करेगा तब तक। मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करना बंद कर देगा तो वो हुक्स लॉ को भी फॉलो करना बंद कर देगा। तो क्या बोला हूँ, ये हुक्स लॉ में
तो विदिन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain। ये मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, तो मैथमेटिकली स्ट्रेस मतलब सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ई। अगर ग्राफ से अगर देखेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो इस टाइप का हम लोग को डायग्राम मिलता है। तो ये रफ डायग्राम है। तो इसमें जो है ये रीजन जो इलास्टिक लिमिट तक का रीजन जो है, इस रीजन में हुक्स लो गुड होल्ड करता है, ये लीनियरली वैरी कर रहा है। इसलिए किसी बुक में या राइटर सब ऐसे भी लिखते हैं कि स्ट्रेस वैरीज लीनियरली, ये स्ट्रेन वैरीज लीनियरली विथ द स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि हुक्स लो होल्ड गुड विदिन, तो विदिन इलास्टिक लिमिट, ये वाला लिमिट जहाँ तक ये लीनियरली है। तो इस रीजन में मटेरियल इलास्टिकली बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिग्मा बाई ई एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट आ जाएगा। सिग्मा बाई ई इक्वल टू एक कांस्टेंट, ये चीज हो जाएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग किसी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस नाम से हम लोग ये कांस्टेंट को जानते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो मॉडुलस, अब चूंकि हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन देखें, उसमें क्या है, तो स्ट्रेस का भी टाइप है, स्ट्रेन का भी टाइप है। तो उसी तरीका से तो इसका टाइप हम लोग देखेंगे। तो पहला टाइप क्या हो गया, यंग मॉडुलस। डिफिनेशन इसमें लिखने का कोई जरूरी नहीं है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का ही रेशियो है। तो इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, ई से करते हैं, वाई से करते हैं, और एक आदमी सिंबल हम लोग यूज कर भी सकते हैं। जनरली ई हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा। तो यंग मॉडुलस ई इक्वल टू क्या होगा, तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही है। तो कैसा स्ट्रेस इसमें लेंगे हम लोग, तो टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन, ये या नहीं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन। यानी यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये हो गया पहला। दूसरा हम लोग का इसमें क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एन या जी। ये तीनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। जनरली ज़्यादातर हम लोग सी को यूज करते हैं। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस यानी टॉ बाय शियर स्ट्रेन ई एस। ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके बाद तीसरा जो इसमें आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हम लोग का सिंपली रेशियो है। तो ये हो गया तीनों हम लोग का तीन तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस।
अब यहाँ पर एक छोटा सा बात बचा हुआ है, वो ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हम लोग देखते हैं, ऐसा यूनिट इक्वल टू, तो सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो सिग्मा है, सिग्मा का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ई यूनिट लेस क्वांटिटी, किसी का भी ले लें, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, सब वही है, सिग्मा बाई ई, सिग्मा बाई ई टॉ, तो सिग्मा ही स्ट्रेस ही है, टॉ शियर स्ट्रेस, तो ये भी इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो मतलब, और नीचे जो ई है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसीलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वो यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा। तो यूनिट से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस जो है वो सेम यूनिट वाला होगा, ये चीज़ है। तो अब जो है इस क्लास को हम यहीं पे अभी डिसकंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू होगा। और वीडियो को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दोगे।